Now let's start with the today's session. So now I would like to invite Mr. Parthiv Patel. He is the senior QA right now working with Injala Incorporations, having the experience of 10 plus years as a software testing, website testing, and mobile application testing. So today I would like to welcome Mr. Parthiv Patel and thank you very much for helping our technology for the software testing related things. Mr. Parthiv, please start with the testing session. Please unmute yourself and start with the session. Am I audible? Yes, it's audible. Good morning, guys. Very good morning. Okay, so today's topic is software testing. What is testing? Anyone? Can anyone give the answer? Participants, you can share your answers on a chat. Okay. Testing means to identify the correctness, completeness, quality of the any application. For example, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, आप रिलेट करना उनसे कि टेस्टिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में जा रहे हो लंच और डिनर के लिए, तो आप जब ऑर्डर करते हो तो वही ऑर्डर आता है कि दूसरा कोई आता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्डर कर रहे हो पनीर हांडी का और आपको वेटर लेकर आएगा वेज हांडी, तो फिर क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोल रहे हो कि थोड़ा स्पाइसी बनाना, लेकिन वो स्पाइसी बनाएगा ही नहीं, इसमें नमक भी कम होगा, तो फिर क्या होगा? तो ये जो चीज है वो टेस्टिंग में आती है। सेम थिंग यहाँ पर भी होता है कि जब भी कोई नया एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि बीए होगा या सेल्स टीम का जो पर्सन होगा वो पूरा का पूरा स्कोप डॉक्यूमेंट लिखेगा, क्लाइंट से कंफर्म करेगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। सेम थिंग अगर आप होटल में जाते हो तो सबसे पहले मैनेजर आएगा और आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, वो लिख कर जाएगा, उसके बाद वो बनाएगा और फिर आपको वो सर्व करेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी रहेगा कि जो बीए पर्सन होगा वो पहले डॉक्यूमेंट लिखेगा, स्कोप डॉक्यूमेंट लिखेगा, जिसको हम बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद डेवलपर होगा, वो डेवलप करेगा और उसके बाद टेस्टिंग में आएगा। जो डेवलपर डेवलप करेगा उससे पहले हर एक कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होती है टेस्टिंग की, कि किस तरह से टेस्टिंग करना है, क्या करना है। तो जनरली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि जब भी कोई नई एप्लीकेशन कंफर्म होती है तो सबसे पहले एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं ओएम, ओरिएशन मीटिंग। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपर, क्यूए, डिजाइनर, क्यूए लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, बीए सब गेट टुगेदर होते हैं और एक मीटिंग होती है जिसमें सेल्स पर्सन और बीए जो होता है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है कि हमको इस तरीके से ये डेवलप करना है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, क्यूए लीड बैठते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि इस तारीख को ये डेवलप खत्म होगा, किस तारीख को क्यूए स्टार्ट करेगा टेस्टिंग। और उसके बाद मीनवाइल जो क्यूए पर्सन होता है वो टेस्ट केस लिखता है। टेस्ट केस मतलब क्या होता है कि इट्स ए वन टाइप ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉगिन पेज डेवलप कर रहे हो तो लॉगिन पेज में क्या होता है, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड होता है, रिमेंबर मी होता है और एक सबमिट बटन होता है। तो इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन होती है कि आप यूजर नेम गलत डाल रहे हो और पासवर्ड सही डाल रहे हो तो वैलिडेट करना चाहिए, आप दोनों गलत डाल रहे हो तो भी वैलिडेट करना चाहिए, और अगर आप दोनों सही डाल रहे हो और सबमिट बटन क्लिक कर रहे हो तो होम पेज या डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से पूरा का पूरा टेस्ट केस क्यूए पर्सन लिखता है।
टेस्ट केस लिखने के लिए भी अलग अलग टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी की वो क्या यूज कर रहे हैं। मैं मेरी कंपनी में अभी माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर डेवऑप्स यूज कर रहा हूँ टेस्ट केस लिखने के लिए। और इसका बेनिफिट, ये पेड वर्जन है, और इसका बेनिफिट ये है कि ये सेंट्रलाइज होता है। अगर किसी भी पर्सन को टेस्ट केस वेरीफाई करना है, चाहे वो मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मैं इंडिया के बाहर भी मेरी टीम है यूएस में, और उनको वेरीफाई करना है तो वो सेंट्रली वेरीफाई कर सकते हैं, वो सबको एक्सेस है। और फॉर एग्जांपल कि मंडे को मेरे पास बिल्ड आई है टेस्टिंग के लिए और मुझे टेस्टिंग करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मंडे को लीव पर हूँ, तो मेरी जगह अगर कोई दूसरा बंदा भी आता है और वो टेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो वो टेस्ट केस रीड करके टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और दूसरी चीज, जब आप टेस्ट केस लिखते हो तो आपकी लैंग्वेज इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि कोई भी बंदा अगर इसको पढ़े तो उसको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि ये टेस्ट केस क्या है, मुझे इसमें कुछ पता नहीं है। अभी टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये पर्पस क्या है कि टेस्टिंग क्यों इन्वॉल्व, टेस्टर को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए और कंपनी को क्यों टेस्टर हायर करना चाहिए। सिंपल सी चीज है, कोई भी कंपनी होगी वो यही चाहेगी कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो बग फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, कि क्लाइंट अगर वो एक्सेस करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और आप ऑर्डर करते हो पनीर हांडी का वेज हांडी आएगी, तो फिर आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? आप दूसरे लोगों को भी बताओगे कि यहाँ पर इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, इसका फूड अच्छा नहीं है, और वो उसका जो पेमेंट है वो भी हाई है, तो यहाँ पर मत जाना। तो ये जो मेन इम्पैक्ट है मार्केट में कि अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप क्वालिटी वाला काम देते हो वो भी मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट्स में, तो आपका जो कस्टमर होगा वो दूसरे कस्टमर को भी बताएगा कि नहीं, ये कंपनी के पास जाना चाहिए, ये आपको क्वालिटी वाला वर्क भी देगा विथ मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट्स के साथ। तो उसके लिए क्या होता है कि हर एक कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होती है। इसमें काफी प्रोसेस में ऐसा है कि मैंने जो पहले बताया कि पहले जब भी कोई एप्लीकेशन कंफर्म होती है तो ओएम होती है, ओरिएशन मीटिंग विद डिफरेंट टीम्स। फिर पीए पर्सन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने के बाद क्यूए लीड प्रोजेक्ट मैनेजर बैठकर एक डेट नक्की करते हैं कि ये तारीख को आपको ये पहली बिल्ड मिलेगी टेस्टिंग के लिए, इसमें इतने इतने मॉड्यूल्स होंगे। बेस्ड ऑन दैट वन, जो क्यूए पर्सन होता है वो टेस्ट केस राइट करना शुरू करता है, और जब ये टेस्ट केस उसका खत्म हो जाता है फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर लीड सबको वो शेयर करता है ताकि वो एक बार रिव्यू कर सके, और अगर कोई भी इसमें चेंजेस है तो वो अपडेट कर सके टेस्ट केस में। टेस्ट केस मतलब क्या है कि टेस्ट केस मतलब कंडीशन, जैसा मैंने बताया कि आप लॉगिन स्क्रीन डेवलप कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड, तो पहली आपकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप सही यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर रहे हो और सबमिट बटन क्लिक कर रहे हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा होम पेज या डैशबोर्ड पर। इस तरीके से आप जितने भी कंडीशन ऐड कर सकते हो वो टेस्ट केस में ऐड होनी चाहिए। और टेस्ट केस ऐसा लिखना चाहिए कि मैक्सिमम जो फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट केस में ही कवर हो जाए, ताकि सारे की सारी जब क्यूए पर्सन टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है तो वो सारे के सारे फीचर्स कवर हो जाए। दूसरी चीज ये है कि जब क्यूए को जब ये बिल्ड मिलती है टेस्टिंग के लिए, उनसे पहले डेवलपर को यूनिट टेस्टिंग करना पड़ता है। यूनिट टेस्टिंग मतलब कि जो बिल्ड आपने दी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको सिर्फ बेसिक टेस्टिंग करना है कि ये मॉड्यूल्स में है वो सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके मुताबिक और ये इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, अगर आपने डेवलपर बोलता है कि मैंने यूनिट टेस्टिंग कर लिया है, अब क्यूए कैन स्टार्ट देयर वेरिफिकेशन।
और अगर स्मोक टेस्टिंग में ही मेरी बिल्ड है वो फेल होती है, मतलब कि डेवलपर ने यूनिट टेस्टिंग प्रॉपर नहीं किया है। स्मोक टेस्टिंग मतलब स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब आप बिल्ड देते हो तो हमको क्यूए पर्सन कैन वेरीफाई रैंडमली कि ये बिल्ड प्रॉपर वर्क करती है नहीं करती है, ये लिंक प्रॉपर वर्क करती है कि नहीं करती है, अगर नहीं करती तो क्या ब्लॉकर आया है, इनकी वजह से फर्दर टेस्टिंग होता है कि नहीं होता है, वो सब स्मोक टेस्टिंग में आता है। और हर एक कंपनी में प्रोसेस होती है, अगर बिल्ड स्मोक टेस्टिंग फेल होता है तो QA person has authority to send email to entire team, including QA lead, project manager, developer, सेल्स पर्सन BA कि ये बिल्ड आई है और स्मोक टेस्टिंग फेल है, मैं आगे टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो QA को वो अथॉरिटी है। अभी QA ने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया और उसको इश्यू मिलते हैं तो वो इश्यू लॉक करता है बग ट्रैकिंग टूल में। बग ट्रैकिंग टूल भी पेड वर्जन आता है और फ्री में भी आता है। मैं मैं अभी Azure DevOps यूज कर रहा हूँ एज ए बग ट्रैकिंग टूल प्लस असाना, मेरे दो टूल है। असाना मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, इनमें मैं बग भी लॉक करता हूँ, मेरे टेस्ट केस भी मैं लिंक करता हूँ Azure DevOps के साथ, और जितने भी रिक्वायरमेंट है वो BA पर्सन उसमें लॉक करता है। तो क्या है कि पूरी टीम को एक आरटीएम मतलब रिलेशनल ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के सामने कितने टेस्ट केस लिखे हैं और वो टेस्ट केस में से कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने टेस्ट केस फेल हुए हैं, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट सिर्फ 1 क्लिक पर जनरेट होता है। अगर किसी को भी देखना है तो वो ऑन द स्पॉट देख लेता है, वो फिर क्यूए को नहीं बताता कि तेरा स्टेटस क्या है, अभी तूने कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, कितने पास है, पहले कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट वो वहां जाकर पूरा का पूरा देख लेता है। टेस्टिंग मेथोलॉजीज, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड दो प्रकार की टेस्टिंग मेथोलॉजी है, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब कि जो रिक्वायरमेंट दी थी बीए ने और जो डेवलप हुआ है बेस्ड ऑन द दैट वन, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं थ्रू आउट द ब्राउजर, अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग ओएस में, और वेरीफाई करते हैं कि ये सब जो फंक्शनैलिटी है प्रॉपर वर्क करती है कि नहीं करती। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एक और चीज भी है कि अगर आप वेरीफाई करते हो ऑल ओवर द, क्योंकि आपके पास मान लो कि लैपटॉप है और उसमें सिर्फ विंडोज ओएस ही है, अगर आपको मैक ओएस में वेरीफाई करना है, लिनक्स में वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव है और आपको उनको मोबाइल में भी वेरीफाई करना है, टैबलेट में भी वेरीफाई करना है, आईपैड में भी वेरीफाई करना है, लेकिन कंपनी एफर्ट्स नहीं कर रही है वो परचेस करने में, तो फिर आप क्या करोगे। तो उसके लिए एक ऑनलाइन टूल आता है, वेबसाइट ही है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर स्टेक। ब्राउजर स्टेक आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देगा, आपको जो भी वेरीफाई करना है वहां पर आप कर सकते हो, वो पेड वर्जन है, सिंगल यूजर पर ईयर उसका चार्ज $25 है यूएसडी, और फ्री ट्रायल में आपको वो 14 डेज देता है कि 14 डेज तक आप फ्री ट्रायल में यूज करते हो, उसके बाद आपको ये परचेस करना पड़ेगा। और जब आप परचेस करते हो और लॉगिन करते हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को मैक ओएस में वेरीफाई करना है, तो आपको सिर्फ मैक ओएस सिलेक्ट करना है और ब्राउजर सिलेक्ट करना है, वो वर्चुअली मैक ओएस क्रिएट करके आपको देगा, आपको ऐसा ही फील आएगा कि मैं मैक ओएस में वर्क कर रहा हूँ। सेम थिंग वो लिनक्स ओएस भी प्रोवाइड करता है, iOS भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको आईफोन में वेरीफाई करना है तो वो आईफोन के आपको 10 वर्जन देगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो लेटेस्ट वर्जन है वहां से डाउनग्रेड में 10 वर्जन वो आपको देगा, जिसमें आप अलग अलग ओएस में वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, वीडियो कैप्चर कर लो और बग लॉक कर दो। फॉर कैप्चरिंग बग मल्टीपल टूल्स आर अवेलेबल, जैसे कि MS पेंट आता है जो बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद फायरफॉक्स वर्जन में फायरशॉट करके एक एड ऑन आता है,
वो एड ऑन हम ऐड करते हैं तो आपको सिर्फ क्लिक ही करना है। पूरा का पूरा, अगर आपका पेज भी बड़ा लंबा होता है तो वो पूरा का पूरा कैप्चर करेगा। एंटायर पेज आपको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस इसमें आप जो फाइल का नंबर सेव करते हो तो वो भी आप इस तरीके से नंबर सेव कर सकते हो कि उसका जो नाम आएगा वो करंट डेट, मंथ, ईयर प्लस आवर्स एंड सेकंड। तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपने कब ये स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था। इसमें आपको अगर कोई भी राइटिंग करनी है तो वो राइटिंग भी आप कर सकते हो। दूसरा आता है स्नैकिट, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वो पेड वर्जन है। स्नैकिट में आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हो। दूसरा आता है जेस्मिथ करके, वो फ्री वर्जन है जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो, और अगर इसमें आपको कुछ मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। तो ये था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी आईटी कंपनीज है वहां पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि जो क्यूए है और क्यूए लीड है वो कोड को रिव्यू करेगा। आपने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, कहाँ पर कौन सी कंडीशन मेंशन की है, इफ कंडीशन लिखी है तो वो सही लिखी है कि नहीं लिखी है, आपने व्हाइल लूप यूज की है तो वो सही यूज की है कि नहीं की है, आपका कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, आपने इनोवेशन यूज किया है कि नहीं किया है, किस तरीके से आप कोडिंग करते हो, वो पूरा का पूरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। जनरली मेरी कंपनी में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेरा क्यूए लीड प्लस लीड डेवलपर है वो करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अभी जितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो जो भी डेवलपर्स होगा वो उनकी ब्रांच में काम करेगा। और मेरे पास मान लो कि 50 डेवलपर है तो 50 डेवलपर की 50 ब्रांच अलग होगी। उसके बाद क्या होगा, वो 50 से 50 जो ब्रांच है वो एक मर्ज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग। और जब मर्जिंग होता है उसके बाद एक पीआर जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। जो पुल रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसके बाद जो क्यूए लीड है और लीड डेवलपर है वो 50 से 50 ब्रांच होगी उसका कोड रिव्यू करेगा। किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो ब्रांच ही मर्ज नहीं हो सकती। तो फिर वो डेवलपर को बोलेगा कि तेरे ये जगह पर ये प्रॉब्लम है, ये कोड में तू ये चेंज कर, और उसके बाद फिर से नई ब्रांच जनरेट कर। तो फिर वो नई ब्रांच जनरेट करेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो एक मास्टर ब्रांच जनरेट होती है जिसमें ये 50 से 50 डेवलपर का जो कोड होता है वो मर्ज होता है, और फिर वो ब्रांच है वो स्टेजिंग सर्वर में डिप्लॉय होती है। उसके बाद क्यूए अपना वेरिफिकेशन स्टार्ट करता है। तो जो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है वो जनरली क्यूए लीड प्लस लीड डेवलपर है वो करता है। और हर एक कंपनी में प्रोसेस होती है कि आप जब कोड लिखते हो तो किस तरीके से आप स्टेजिंग सर्वर में अपलोड करते हो। सबसे पहले क्या होता था कि एफटीपी होता था, हम एफटीपी कनेक्ट करते थे और जो हमारी फाइल होती थी हम डिप्लॉय कर देते थे और बात खत्म। लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या होता है, हर एक डेवलपर को अलग ब्रांच मिलती है, उसको जो टास्क असाइन किया है वो वही ब्रांच में टास्क डेवलप करेगा। उनका जैसे ही डेवलपमेंट खत्म होता है हर एक डेवलपर का, फिर वो एक पीआर जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं हम पुल रिक्वेस्ट। जो पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उसके बाद जो लीड डेवलपर है और क्यूए लीड है वो वेरीफाई करेगा। अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो फिर वो अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव करेगा फिर जितने भी डेवलपर्स के जितने भी टास्क है वो सब मर्ज होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग। और मर्जिंग होने के बाद एक मास्टर ब्रांच जनरेट होती है जिसमें ये सारे के सारे डेवलपर्स के सारे टास्क के जो कोड लिखा है वो एक जगह होता है। और उसके बाद जब ये मास्टर ब्रांच जनरेट होती है फिर वो फिर वो मास्टर ब्रांच है वो डिप्लॉय होती है स्टेजिंग सर्वर पर, और उसके बाद क्यूए है वो अपना टेस्टिंग स्टार्ट करता है। दूसरी एक चीज होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो अभी ट्रेंड है, ट्रेंड चल रहा है कि मुझे ऑटोमेशन,
कोई भी कंपनी बोलेगी कि मेरे को वो ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए। एक्चुअली ऑटोमेशन है क्या? ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है। ऑटोमेशन मतलब जो ऑटोमेशन इंजीनियर होता है वो स्क्रिप्ट लिखता है, और रिग्रेशन टेस्टिंग जब आता है तब वो स्क्रिप्ट रन करता है। एक्चुअली द पर्पस ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट हाउ टू रिड्यूस द मेन पावर्स आवर्स और मेन पावर इन रिग्रेशन टेस्टिंग। क्योंकि मान लो कि मेरे पास अभी 2000 टेस्ट केस है, मुझे रिग्रेशन टेस्टिंग करना है। अगर मैं 2000 टेस्ट केस मैन्युअली एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा पूरा 1 वीक या 15 दिन लगेंगे वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में। अगर इसकी जगह अगर जो ऑटोमेशन इंजीनियर है उसने ये 2000 टेस्ट केस की एक स्क्रिप्ट ही बना दी है, वो सिर्फ एक क्लिक करेगा ना तो एक ही 1 आवर में वो आपको रिपोर्ट दे देगा कि कितने टेस्ट केस पास हुए और कितने फेल हुए। तो इनसे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? एक तो मेन पावर उनको नहीं रिज्यूम करना पड़ेगा, कि मेन पावर को एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपकी जो टेस्टिंग की आवर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैन्युअली करता हूँ मेरे को 15 दिन लगेंगे, तो ये 1 घंटे में काम खत्म करके आपको रिपोर्ट दे देगा। तो वो इजी रहेगा कि डेवलपर के लिए कि चलो इतने टेस्ट केस फेल हुए तो हम इनको कैसे अभी फिक्स करते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अभी आते हैं बग ट्रैकिंग टूल। बग ट्रैकिंग टूल में कोई भी क्यूए बग लॉग करता है तो इसमें काफी सारी चीज होती है कि ये क्यूए को समरी मेंशन करनी पड़ती है कि क्या बग है। उनको प्रायोरिटी और सेवरिलिटी ये 2 चीज मेंशन करनी पड़ती है। प्रायोरिटी मतलब अगर क्यूए ने 50 इश्यू ऐड करती है तो क्यूए लीड और प्रोजेक्ट मैनेजर बैठकर डिसाइड करेगी कि कौन सा बग पहले फिक्स करना है, तो वो प्रायोरिटी उसकी सेट करेगा। दूसरा आता है सेवरिलिटी। सेवरिलिटी मतलब कि आपको जो इश्यू मिला है वो इश्यू की इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन पर कैसे पड़ती है, वो क्रिटिकल है, हाई है, मेजर है। बेस्ड ऑन दैट वन वो सेवरिलिटी डिसाइड करता है। तो बेस्ड ऑन द दैट वन क्यूए लीड और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और लीड डेवलपर है वो डिसाइड करेगा कि यस ये बग आया है, ये क्रिटिकल है, उनको सबसे पहले फिक्स करवाओ डेवलपर के पास। अगर प्रायोरिटी लो है तो उनको आप बाद में कर सकते हो। कौन से ऐसे बग्स होते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी क्रिटिकल होती है, जहां पर आपको येलो पेज एरर, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल की एरर, और वो आता है येलो पेज एरर, अगर ऐसा कुछ आता है तो वो क्रिटिकल में जाता है। अगर कॉस्मेटिक इश्यू है, डिजाइन चेंजेस है, तो आप उसको बाद में भी फिक्स करते हो, क्योंकि उनकी वजह से एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो अपना काम कर सकता है। चलो स्पेल मिस्टेक आया है तो उनकी वजह से एंड यूजर अगर वेरीफाई करता है तो वो उनको कोई इश्यू नहीं आएगा, वो अपना काम कर सकता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी लो होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट वन क्यूए हैज टू मेंशन द समरी प्रायोरिटी सेवरिलिटी, प्लस उनको पूरा का पूरा स्टेप लिखना है कि किस तरीके से ये इश्यू रिप्रोड्यूस हुआ, कि मैं यहाँ पर गया, ये मॉड्यूल में गया, यहाँ पर ये क्लिक की और यहाँ से मैंने ये एक्शन परफॉर्म की तो मुझे ये बग मिला। फिर उनको मेंशन करना है एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट में क्या होता है कि जो आपको इश्यू मिला वो आपको मेंशन करना है कि मैंने ये स्टेप परफॉर्म किया तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट ये था कि मुझे ये इश्यू मिला। लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आएगा कि मैं ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझको ये रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। और बेस्ड ऑन दैट वन उनके मुताबिक वो टेस्ट केस पास और फेल कर सकता है। जितने टेस्ट केस फेल होते हैं उतनी इम्पैक्ट डेवलपर पर पड़ती है कि डेवलपर ने क्या डेवलप किया, इतने इश्यू क्यों आए। मेरी कंपनी में एक प्रोसेस है, अगर मैं 10 से ज्यादा इश्यू ऐसे लॉक करता हूँ कि डेवलपर को पता ही होना चाहिए कि ये इश्यू नहीं आने चाहिए, तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं एक ईमेल कर दूं पूरी टीम को, इंक्लूडिंग मेरा क्यूए लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड डेवलपर, सबको, कि मुझे इतने इश्यू मिले, ये मेरे इश्यू की लिंक है, ये इश्यू डेवलपर को पता होना चाहिए और ये इश्यू नहीं आने चाहिए और मैं टेस्टिंग स्टॉप कर रहा हूँ।
फिर मुझे कोई भी नहीं बता पाएगा कि तूने क्यों टेस्टिंग स्टॉप कर दी, क्या है क्या नहीं। पूरे की पूरी टीम है वो डेवलपर के साथ एक मीटिंग अरेंज करेगी, जो भी चेंजेस है और जो भी इश्यू है वो पूरा का पूरा वो फिक्स करेगा, फिर से वो यूनिट टेस्टिंग करेगा, और फिर से अगर सेम प्रोसेस रिपीट होती है 2 और 3 बार, तो मैं और मेरा क्यूए लीड डायरेक्टली एक ईमेल टॉप मैनेजमेंट में कर सकते हैं, जो अथॉरिटीज है, कि ये टास्क था, इसमें मुझे इतने इश्यू मिले, ये इश्यू डेवलपर को नहीं आने चाहिए थे, हमने 3 बार डेवलपर को वार्निंग भी दी, ईमेल्स भी किए, लेकिन सेम चीज ये रिपीट हो रही है, इसका टेस्टिंग अब नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ही डेवलपर ये फिक्स करता है इश्यू और ये प्रोडक्शन में जाता है, अगर इश्यू आता है तो इसके लिए क्यूए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर क्यूए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं ये टास्क मैंने वेरीफाई कर लिया है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और क्लाइंट की साइड से अगर कोई इश्यू आता है, देन एंड देन क्यूए इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इश्यू। और इसके बाद जो प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीए, आरसीए मतलब रूट कॉज एनालिसिस, कि ये इश्यू क्यूए को नहीं मिला और क्लाइंट को मिला तो क्यों मिला, इसका रूट कॉज क्या है। एनवायरनमेंट का कोई इश्यू है, स्कोप डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, पहले तो ये वेरीफाई होती है कि स्कोप डॉक्यूमेंट में ये मेंशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो बीए के पास जाएगा, बीए को बोलेगा कि भाई ये जो आया है वो तूने स्कोप डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, तो इसका क्या है। फिर वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके बताएगा, और अगर इश्यू है तो वो स्कोप डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा, डेवलपर को बोलेगा कि मैंने ये स्कोप डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया है, तू भी वेरीफाई कर ले, और जो इश्यू आया है उसको फिक्स करके वेरीफाई करके क्यूए को असाइन कर दे, तो क्यूए कैन वेरीफाई। अगर क्यूए से मिस हुई है, उसने टेस्ट केस मिस किया है, तो फिर वो क्यूए लीड क्यूए के साथ मीटिंग करेगा और बताएगा कि ये स्कोप डॉक्यूमेंट में था, तेरे से ये टेस्ट केस मिस हुआ है, मेक श्योर करना कि नेक्स्ट टाइम, इट्स ए वन टाइप ऑफ लर्निंग, नथिंग एल्स। पर क्या होता है कि ये जो लर्निंग मिलती है ना, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर। अगर मैं एक गलती करता हूँ ना, तो मैं मेरे लीड को बता देता हूँ कि ये मिस्टेक मेरे से हुई है, आई एडमिट इट, लेकिन ये चीज है ना नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगी। तो वो क्यूए लीड भी समझ सकता है कि वी आर द ह्यूमंस, हमसे गलती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो गलती एक बार कर दी तो उसको रिपीट ही करो, रिपीट ही करो। दिस इज नॉट ए मिस्टेक, दिस इज ए चॉइस। तो ये जो चीज होती है ना, तो वो पूरा का पूरा एक डेटा कलेक्ट करता है, और वो मैनेजमेंट के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट में जो पर्सन है ना, उनको भी पता चलता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। और जब अप्राइजल आता है ना, तब इसकी इम्पैक्ट आती है, तब वो पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट जो करता है ना, वो सब बताता है कि तूने ये गलती की। अगर आप अच्छा काम, मेरी है ना, मेरी यूएस टीम है ना, उसमें 35 एम्प्लॉइज है, 35, और मेरा एक ही वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका नाम है एडम, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, एडम है। उस बंदे के पास डोमेन नॉलेज है इतना है ना, कि अगर हम लोग अच्छा काम करता है ना तो वो अप्रिशिएट भी करता है, और अगर हम खराब काम करते हैं ना तो वो हमारी बजा भी देता है। और मेरा जो ओनर है ना, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, और यूएस में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है ना, उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि वो वर्कर्स काम कर रहे हैं तब कोई दुर्घटना ना घटे, और दुर्घटना घटती हो तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या। और मेरे पास आज मेरा जो क्लाइंट्स है ना, वो यूएस में सबसे टॉप में है, जितने भी मेरे बिल्डर्स है ना वो टॉप में है, कि उनके पास आज मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपको गूगल करना है तो कर लेना, विलिस टावर वॉटसन करके मेरा क्लाइंट है। वो रोज उनके पास करीब मोर देन 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं हर दिन। और मेरी जो प्रोडक्ट है ना,
रोज में उनके मोर देन 50,000 कॉन्ट्रैक्टर पैकेजेस क्रिएट होते हैं डेली बेस पर। कॉन्ट्रैक्टर पैकेज मतलब कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर मैं उनको काम असाइन कर रहा हूँ तो उनका एक कॉन्ट्रैक्टर पैकेज क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफिस ली है, अगर मुझे ऑफिस में फर्नीचर बनवाना है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊंगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर पैकेज हुआ। इतने डेली बेस पर 50,000 कॉन्ट्रैक्टर पैकेज क्रिएट हो रहे हैं, तो डेटा भी इतना होगा। और ऐसे मेरे मोर देन 20 क्लाइंट्स है। अगर मेरी यूएस टीम बोल रही है कि आपने अच्छा काम किया, मतलब मेरा जो एमडी है ना वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर बजानी है ना तो वो बजा भी देगा। तो टेस्टिंग मतलब आप लोगों को जो टेस्टिंग करते हो, और जितने भी डेवलपर्स है आप यूनिट टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग भी इस तरीके से करो कि क्यूए का ईमेल ही नहीं आए कि मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ टेस्टिंग, कि डेवलपर ने जो डेवलप किया है वो गलत ही डेवलप किया है और यहाँ पर मुझे ये इश्यू मिल रहा है। वो सीधी इम्पैक्ट आप पर जाएगी अगर आपने अच्छा डेवलप करके दिया। और दूसरी चीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी आप कंपनी ले लो, वहां पर एक चीज कॉमन है, डेवलपर वर्सेस क्यूए। आपको फाइट मिलेगी मिलेगी और मिलेगी, डेवलपर और क्यूए की मेरी भी होती है और मैं रोज करता हूँ फाइट। लेकिन हमारी जो फाइट होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं तुझे देख लूंगा 12, ऐसा नहीं है। हम लोग डिस्कशन करते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन हमारा जो डिसीजन होता है ना वो प्रोजेक्ट पर होता है कि प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से यूजर फ्रेंडली बनाए। अगर डेवलपर बोलता है कि ये बग नहीं है तो हम लोग भी उनको प्रूफ करके दे सकते कि ये बग है, दे यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, इसलिए ये बग आया, तू यहाँ से ये कर देगा, तू कर ले। अगर जरूरत पड़ी तो मैं लीड को भी ऐड कर सकता हूँ, जिसमें क्यूए लीड भी और लीड डेवलपर भी आता है। और मैं मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज करता हूँ उसमें मैं कमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, और मैं मेरा कंफर्मेशन यूएस टीम के पास भी ले सकता हूँ। तो हमारी जो फाइट होती है वो इस तरीके से होती है कि प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से यूजर फ्रेंडली बनाए। और क्यूए का मतलब ये नहीं है कि चलो डेवलपर ने डेवलप कर दिया और बग ऐड कर दिया फिक्स कर दो, नहीं। क्यूए का मतलब है एक तो बग वेरीफाई करना कि इसमें बग ना हो, अगर होता है तो वो लॉक कर दो। दूसरी चीज, आप एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली कैसे बना सकते हो, आपको थिंक आउट ऑफ बॉक्स। एज ए आप एंड यूजर हो, आप कस्टमर हो और आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है, आप इस तरीके से सोचोगे ना और काम करोगे ना तो आपको मजा आएगा। आपकी एप्लीकेशन जो होगी ना वो भी यूजर फ्रेंडली रहेगी। और एक काफी इंटरव्यूज में क्यूए को पूछते हैं व्हाट इज यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका मतलब ही यही है कि आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है। जब हम लोग डेवलप करके ग्रीन सिग्नल देते हैं ना, तब यूएटी है ना मेरी यूएस टीम करती है, और उसका ग्रीन सिग्नल आता है ना उसके बाद हम प्रोडक्शन में सारे के सारे टास्क डिप्लॉय करते हैं। अगर उसका ग्रीन सिग्नल नहीं आता तब तक हम लोग नहीं करते। और हमारी जो रिलीज होती है ना हर 15 दिन होती है। आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, अजाइल कर रहे हो या वाटरफॉल कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन कंपनी। लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी कंपनीज है वो अजाइल ही कर रही है यूज। और उनकी 15 डेज की स्प्रिंट होती है, जिसमें 15 डेज में ये टास्क कंप्लीट करना होता है, इंक्लूड डेवलपमेंट क्यूए। और 15 डेज के बाद ये लोग पूरा का पूरा लाइव पर डिप्लॉय करते हैं। तो अभी तो ये सिर्फ एक बेसिक था टेस्टिंग में, इसमें काफी सारे ये चीज आती है अलग अलग। Okay. जैसे कि बताइए ये I'm I'm sorry to interrupt, Mr. Parthiv. यस We are यस running यस out of time. ओके Uh, it's 1 minute left. ओके So I would like to thank you very much for your detailed sessions about the testing. If anybody are having any questions, they can share the questions via chat. We are having 1 minute. So Mr. Parthiv can give the answers. I request all the members to share the details, share the questions and your feedback.
If these sessions are over, इसमें सर डेवलपर्स है, क्यूए है, डिजाइनर है, nahi, all are the developers. ऑल आर द डेवलपर्स, नो Yes. एनी क्यूए? No, no, no. Our leads are the QA one. न, अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़ती है तो मेरा Yes. आदर्श के पास है, किसी भी टाइम आप मुझको बता दो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। Sure, sure, sure. Okay, thank you very much, Mr. Parthiv. We will invite you again for the more sessions related with detailed testing. Thank you very much. ओके Okay, ओके, thank you. Okay, bye. थैंक यू।